चर्चा करने के लिए इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा दौर में बाज़ार पर उनकी क्या रणनीति है। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। ये वापस क्रूड और डॉलर रुपये का रिस्क ओपन हुआ है। हम $125 क्रूड पर ऑलमोस्ट, अब हम एक बार डॉलर रुपये लेकर आइए 95.30 के आसपास डॉलर रुपये पर। ऐसे में क्या मार्केट में वापस एक बड़ा रिस्क ओपन हुआ है, मैक्रो रिस्क? हालांकि लोस से हम काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन क्या एक रिस्क रहेगा कि वापस बड़ी गिरावट पॉसिबल है? गुड मॉर्निंग अनुज जी। अगर आप देखें तो ऑब्वियसली कच्चे तेल और जो डॉलर रुपी है एक वेरिएबल और रिस्क के तौर पर है। बट हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं जो सीज फायर हुई है ये एक अच्छा संकेत है कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं एक समझौता चाहते हैं। एंड आने वाले नेक्स्ट 1-2 वीक में हमें लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहीं ना कहीं खुलना चाहिए, बिकॉज $120 कच्चे तेल का दाम मतलब यूएस इकोनॉमी में काफी बड़ी महंगाई दर में बढ़ोतरी, और वो यूएस इकोनॉमी के लिए भी काफी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑब्वियसली ये एक वेरिएबल है जिससे अपने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बट आज के दिन हम मार्केट पर काफी कंस्ट्रक्टिव है। मार्च महीने से अगर आपको याद हो अनुज जी, तो हमारा ये मानना है कि ग्राउंड लेवल पर डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है। और जो मार्च तिमाही के नतीजे आ रहे हैं वो भी ये संकेत कर रहे हैं कि काफी बैंकों में आप देख लो अक्रॉस जो भी ऑटो के नंबर्स आए या अपने केमिकल्स के नंबर आए, सब में काफी स्ट्रांग डिलीवरी दिख रही है। थोड़ा अप्रैल में स्लो डाउन है बिकॉज इतनी उतार चढ़ाव के कारण, कमोडिटीज के कारण डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर भी थोड़े रुके हुए हैं। सो अप्रैल लास्ट 15-20 दिन जो भी हमें ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है थोड़ा स्लो है, बट वो एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा। बट अगर $90-100 का क्रूड रहता है तो हमारा ये मानना है कि हम काफी स्वीट स्पॉट पर रहेंगे और उसमें चिंता की विषय नहीं है। बट या लास्ट 2-3 दिन में जो वापस क्रूड में फ्लेयर अप दिखा है उसके कारण मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ है। वो हमें थोड़ा सा वेरिएबल को वॉच आउट करना चाहिए। बट हमारा बेस केस है कि अब क्रूड $80-85 के आसपास एवरेज आउट करना चाहिए, और यहाँ पर $120 थोड़ा सा काफी ऊपर है। ये कहीं ना कहीं हमें आता हुआ नीचे नजर आ रहा है कि जहां भी समझौता स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेकर हो। बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल ये है कि 80-90 पे आ गया तो ऑब्वियसली स्वीट स्पॉट है, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी हम 120-125 पर हैं। अगर इस रियलिटी को माने तो खास तौर से फिनेंशियल्स में, बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, एनबीएफसीज में क्या इस समय पोजीशन थोड़ी हल्की रखी जाए या इस गिरावट में ऐड करेंगे आप? तो अगर आप देखें तो गणित कर लेते हैं। हर $10 कच्चे तेल के चढ़ाव से करीबन $18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, और प्लस 50 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई दर। और ये दोनों की चीजें बढ़ने के कारण जब भी ये अगर $120 रह गया पूरे साल फॉर एग्जाम्पल, तो आपको स्लो डाउन भी देखेगा जीडीपी में, ब्याज दर ऊपर देखेंगे, महंगाई दर ऊपर देखेंगे। तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा और फाइनेंशियल्स के लिए स्पेशली, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके एसेट क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आना चालू होगा जब जीडीपी स्लो डाउन होगी। तो एक बार फाइनेंशियल्स तो क्लियरली दिखा रहे हैं कि अच्छे नंबर के बाद भी बैंक्स नहीं चल पा रहे हैं, बिकॉज एफआईज की बिकवाली काफी स्ट्रांग रही है। और एफआईज का सबसे बड़ा ओनरशिप फाइनेंशियल्स रहा है लास्ट 10-15-20 साल से भारत में। तो जहां भी आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो पहला आप जाके फाइनेंशियल्स को बेचते हैं। और लास्ट 2 साल में करीबन एफआईज ने $50 बिलियन से ऊपर का माल बेच दिया है, और उसमें फाइनेंशियल्स एक इम्पोर्टेंट पोर्शन। हमें लगता है फाइनेंशियल्स काफी सस्ते हो गए हैं, लेकिन सस्ता और सस्ता हो सकता है कि जो आज के दिन मैक्रो का इशू है वो पॉसिबल है। लेकिन और भी सेक्टर्स हमें लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा है, और आने वाले नेक्स्ट 3-4 तिमाही में उनके नतीजे अच्छे आएंगे। पूरा पावर पैक, एनर्जी सिक्योरिटी, ऑल्टरनेटिव्स, हार्ड एसेट्स, मेटल्स, कमोडिटीज, एनर्जी और केमिकल्स, ये हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहेंगे आने वाले नेक्स्ट 3-4-5 तिमाही में, और इसमें पोजीशनिंग पोर्टफोलियो की होनी बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा पंकज जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपने पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग की बात करी। जब तक कि ऑयल सप्लाईज बहुत स्ट्रांगली रिज्यूम ना हो जाए, जब तक कि ऑयल एक बार फिर से कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी में, नाउ वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट 65 नाउ अगेन, बट एटलीस्ट 80-75, तब तक जिस आप पोर्टफोलियो रीशफल की बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें आप फार्मा को कहाँ रखेंगे, उसमें आप हेल्थ केयर को कहाँ रखेंगे?
सो आई थिंक पहले आईटी को और फार्मा को हम डिफेंसिव बोलते हैं, लेकिन आईटी में आपको पता है कि एआई को लेके जो डर है और टर्मिनल वैल्यू का लेके जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, उसके कारण आईटी सेक्टर में काफी दबाव है। तो फार्मा ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एक चॉइस की तरह है। और लास्ट मार्च महीने में अगर आप देखें तो डोमेस्टिक ग्रोथ पहली बार काफी तिमाही के बाद 10% पर हमें देखने मिला, डिस्पाइट ऑफ ट्रेड जेनरिक्स की जो प्रॉब्लम्स थी, जो औषधि खाना थे, सबके डिस्ट्रप्शन के बाद भी डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक का ग्रोथ 10% के ऊपर था। और उसी के कारण आप फार्मा में आप देख रहे हो कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है, और स्पेशली सीडीएमओ स्पेस जो है वहां पर ग्रोथ अभी भी बरकरार है। डोमेस्टिक फार्मा हमारा सेकंड चॉइस रहेगा, थर्ड चॉइस हमारा हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक रहेगा, और फोर्थ चॉइस अगर लेना पड़े तो जेनरिक फार्मा जो यूएस एक्सपोजर पर है। बट फर्स्ट चॉइस सीडीएमओ, सेकंड चॉइस डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनियां, थर्ड चॉइस हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक, और फोर्थ चॉइस यूएस सेंट्रिक। और हमें लग रहा है ये सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग वेल पोजिशन है। इसमें बॉटम अप स्टॉक पिकिंग इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो कंपनी 15-20% ग्रोथ दे पाए नेक्स्ट 2-3 साल, वो मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग बने रहेगी। तो हमारा रुझाव पॉजिटिव है फार्मा और हेल्थ केयर की तरफ। ओके, फार्मा हेल्थ केयर की तरफ मैं अपने प्रश्न की तरफ पढ़ूं अगले, उससे पहले एक बार निफ्टी ले आइए 23,832, यानी अब हम 800 की ट्रिजेक्टरी को टेस्ट करने जा रहे हैं। 24,000, 23,900 और अब ऑलमोस्ट 23,800 के वॉल्यूशन के चांसेस। अच्छा, मैं फार्मा पे बात हो गई, यहाँ पर एक दो चीज़ों पे और आता हूँ। आई मीन आपने इस बार कुछ एफएमसीजी कंपनियों नीति देखोगे पंकज जी, नेस्ले के नंबर्स, उसके बाद से प्राइस टच, ये स्पेस वो जिसने पिछले 2 साल में किसी को पैसा बना के नहीं दिया। इट्स जस्ट अ टेक्निकल प्ले है ये, या फिर आप इसको कुछ तवज्जो देंगे थोड़ा सा, क्योंकि प्राइस टच तो स्क्रीन पे विजिबल है। लुक एट कोलगेट, नेस्ले, एचयूएल, आईटीसी। इट्स जस्ट अ टेक्निकल प्ले, या फिर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ये स्पेस लेने में इस वक्त कामयाब रहा है? बिफोर एफएमसीजी को मैं आंसर करता हूँ वीरेंद्र जी, एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस कि अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखो और जब भी महंगाई दर बढ़ी है देश के अंदर, तो जो लीडर्स ऑफ द सेक्टर होते हैं, कोई भी सेक्टर आप निकाल लो, दे बेनिफिट। और कॉर्पोरेट इंडिया में थोड़ा इन्फ्लेशन जरूरी है, 4, 4.5, 5% का, बिकॉज हम कन्वर्टर इंडस्ट्री है, हम कन्वर्टर कंट्री है, हम इनोवेटर कंट्री नहीं है। तो जब भी महंगाई दर थोड़ी बढ़ती है तो जो लीडर्स होते हैं सेक्टर को, उनको उसके अर्निंग्स में काफी सपोर्ट मिलता है। क्योंकि छोटे वाले लोग, जो इन्फ्लेशन जब आता है तो उनके पास ना बैलेंस शीट रहती है वर्किंग कैपिटल क्रेडिट की, और ना कैश फ्लो रहता है कि तेजी मंदी आप कमोडिटी में कर पाओ। तो उसके कारण मार्केट शेयर इंट्यूटिवली लीडर की तरह शिफ्ट हो जाता है, और इस बार भी यही हो रहा है। लास्ट आपने 2 महीने से देखा कि जहां पर इतना उतार चढ़ाव है, लीडर्स ये नहीं बोल रहे कि हमारे डिमांड में इशू है, हमारा पूरा एनर्जी जा रहा है सप्लाई चेन, लेबर इश्यूज, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, और ये हम हर सेक्टर में देख रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि 12 तिमाही के बाद इंडिया इंक का टॉप लाइन ग्रोथ करीबन 12-13% होगा, जो सिंगल डिजिट में था, बिकॉज पहले प्राइसिंग नीचे गिर रही थी, अब वो लोग प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं और थोड़ा वॉल्यूम में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ करीबन 12-13% आ सकता है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी आने वाले साल में, अगर क्रूड $120 नहीं रहे, एक कैवियट दे देता हूँ, 90-100 के बीच में भी रहे, तो 12-14% के बीच का कॉर्पोरेट इंडिया अर्निंग ग्रोथ होता है। इसी में अगर मैं एफएमसीजी को भी देखूं, तो एफएमसीजी में भी कई सारे कंपनियों में कमोडिटी प्राइस गिर रही थी, और उसके कारण वो प्राइस हाइक जो लेते थे हर 2-3 साल में कि 4-5% प्राइस हाइक बढ़ा दो, वो नहीं कर पाए लास्ट 2-3 साल में। और वॉल्यूम ग्रोथ स्लगिश था, बिकॉज जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करीबन 8-8.5% आ गया था। हमें लग रहा है ये चेंज हो रहा है, बिकॉज प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है हर जगह, पैकेजिंग ले लो, रॉ मटेरियल ले लो, सब चीज में बढ़ोतरी है। तो एफएमसीजी कंपनियों के पास मोट है, और वो धीरे से प्राइस ऑन पास ऑन कर सकती है, और वो कर भी रही है। और उसी क्षेत्र में अगर आप देखें तो उनको अर्निंग सपोर्ट भी मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कई सिलेक्टिव एफएमसीजी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है। और जो पुराने कंपाउंडर्स थे, चाहे वो आपके इनरवेयर में थे या फुटवेयर में थे या वैल्यू रिटेलिंग में थे, उनमें भी आप स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख पा रहे हैं। अभी जो लार्जेस्ट आपका ऑफलाइन वैल्यू रिटेलिंग कंपनी है, उन्होंने
काफी स्ट्रॉन्ग स्टोर ओपनिंग की, उन्होंने 18-20% का टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया, मार्जिन एक्सपेंशन दिखाया, तो आपने नीचे से स्टॉक को 30 से 40% बढ़ते हुए देखा। आने वाले समय में जब भी महंगाई दर आती है तो वैल्यू रिटेलिंग काफी अच्छा करता है, बिकॉज छोटे वाले वर्ग के लोग वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल अगर मैं डिस्क्रेशनरी और एफएमसीजी को साथ में लेके चलता हूँ, तो कई सारे पॉकेट्स हैं जहां पर वैल्यू अच्छी लग रही है और हमें लग रहा है काफी मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी वापस लेकर आइए जरा, और आज का लो देखिए अब आप 23,800। जी हाँ, 23,800। और आज सुबह भी हमने बात की थी, पिछले 3-4 दिन पहले ही बात की थी कि 23,800 ओपन हुआ है निफ्टी पर वापस, और बैंक निफ्टी पर 54,500। बैंक निफ्टी पर भी अब हम 54,500 पर हैं, निफ्टी पर अब हम 23,800 पर हैं। तो वो रिस्क प्ले आउट होते हुए और क्लियरली मार्केट पर काफ़ी प्रेशर इस समय पर। पंकज जी, इस समय पॉसिबली मेरा आखिरी सवाल आपसे, इस समय सबसे बड़ी डिबेट है आईटी को लेकर। क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई आईटी स्टॉक है, या फिर इस समय आपको लगता है कि इस सेक्टर से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है? तो अनुज जी, मेरा ये थॉट है कि हम काफी अंडरवेट थे लास्ट 1.5 साल से आईटी पर, और हमारा यही कंसर्न था कि एआई एक तरीके से कहीं ना कहीं कंसर्न आएगा। बट लास्ट 2 महीने में जिस तरह आईटी सेक्टर को आपने गिरावट देखी है स्टॉक्स की, डिबेट बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चला गया है कि इनकी टर्मिनल वैल्यू ही 0 हो गई है, विच हमें नहीं लगता। और अगर आप 2 मिनट दें तो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ हमारा थॉट प्रोसेस। हमें लगता है कि हर 3-4 साल में एक कंसर्न आता है आईटी सेक्टर को लेके कि इनका बिजनेस प्रॉब्लम में आ जाएगा। पहले अगर हम देखें तो क्लाउड को लेके था कि भाई जो ऑन मेंटेनेंस कंपनी है जितनी भी आईटी सर्विसेज की, उनका धंधा 0 हो जाएगा, क्लाउड सारा धंधा खा जाएगा। और आपने देखा कि आज के दिन 5-7 साल के बाद क्लाउड हर बिजनेस वालों का 20-25% है। सिमिलरली आया कि सैस कंपनियां सारा बिजनेस खा जाएंगी। अब सैस कंपनियां भी इनकी सर्विसेज यूज कर रही है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, चाहे वो सैप हो या बाकी कोई भी कंपनियां हो। आज ये डिबेट है कि एआई के कारण आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा और सारी कंपनियां एआई की तरफ, प्रोडक्टिविटी है तो लोअर वर्ग में आपको कोई रिक्रूटमेंट नहीं करना है। बट अगर आप सोच के देखो, आज आपका सीएनबीसी आवाज है, आपको एआई इम्प्लीमेंट करना है। एनवीडिया तो आपके लिए आके करने वाला नहीं है, या ओपन एआई या एंथ्रोपिक भी आने वाला नहीं है, वो लोग टेक्नोलॉजी कंपनी है। फाइनली आपको एक एआई इम्प्लीमेंटर चाहिएगा, चाहे वो इंफोसिस हो, टीसीएस हो, एम्फेसिस हो, जो भी हो। वो एक एआई सिस्टम इंटीग्रेटर आएगा आपके पास, और वो ही आपके पूरे प्रॉब्लम सोल्यूशन को सॉल्व करेगा। तो हमें अब ये आर्गुमेंट बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, और हम सिलेक्टिवली अब देख रहे हैं कहाँ वैल्यू बन रहा है। आज के दिन सेक्टर में काफी वैल्यू इमर्ज हो रही है। जहां ग्रोथ आएगा, यहाँ से 15-20% भी कोई कंपनियां ग्रो करते और वैल्यूएशन सही है, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। 2 महीना पहले हमने एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में डाला था, करीबन 40% नीचे था। आईटी सेक्टर पूरा नीचे गया, वो स्टॉक आज के महीने में 40% ऊपर है। तो इसी तरह आपको पॉकेट्स में डिस्ट्रप्शन जो लेके जो लोग बोल रहे हैं, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं। आपको बैंकिंग सॉफ्टवेयर लगाना है, लेकिन एआई को लेके उस स्टॉक को भी आपने 30% नीचे मार दिया था, वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आई। तो हमें लग रहा है कि सिलेक्टिवली आपको ये देखना चाहिए कहाँ अपॉर्चुनिटी है, और इस नैरेटिव में बहना नहीं चाहिए। एक टेम्परामेंटल कॉल लेना चाहिए, एक बैलेंस्ड कॉल लेना चाहिए, और काफी सारी जगह वैल्यू मर्ज हो रही है इस सेक्टर। ऑल राइट, पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अप्रेजल टाइम है, आई होप कि जो आपका लास्ट आंसर है वो हमारी टॉप मैनेजमेंट ने ना सुना हो। खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। और